विद्योत्तमा संस्कृत अकेडमी। नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मैं किरण सुमन आप सभी लोगों का विद्योत्तमा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि यूपीएससी का एक बेहद ही खास हिस्सा है। आज का ये वीडियो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के एक बेहद कम चर्चा में रहने वाले परंतु अत्यंत प्रभावी विषय संस्कृत ऑप्शनल पर आधारित है। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत को लेना चाहते हैं या संस्कृत को लेने के इच्छुक हैं, परंतु उनके मन में किन्हीं चीजों को लेकर संशय बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे लगता है आपको भी लगता होगा कि संस्कृत एक क्लिष्ट विषय है, या हमारा संस्कृत में बैकग्राउंड नहीं है तो हम संस्कृत को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे यूपीएससी में। तो ये एक भ्रम है, मैं आपको बता देती हूँ। सत्य यह है कि हर वर्ष ऐसे अभ्यर्थी टॉप कर रहे हैं जो बिना किसी औपचारिक संस्कृत पृष्ठभूमि के व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल में शानदार अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये नहीं कहा जा सकता कि यूपीएससी में आप संस्कृत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते या अच्छी रैंक हासिल नहीं कर सकते। चूंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है संस्कृत ऑप्शनल को लेकर, जिनमें शशांक त्रिपाठी ने ऑल इंडिया 5 रैंक अचीव की है। इनकी खास बात यह भी है कि इनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा है यूपीएससी संस्कृत का बैकग्राउंड पहले नहीं रहा है। ठीक है, और अभी जैसे रिजल्ट आया है 2024 का, इसमें दीपक गौड़ संस्कृत ऑप्शनल से वो टॉप किए हैं। टॉप 100 में उन्होंने लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि संस्कृत को लेकर आप टॉप नहीं कर सकते या अच्छी रैंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते, कर रहे हैं मतलब आप भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आपका निश्चय। यदि आप निश्चय कर लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ भ्रम जो अभी बने हुए हैं आपके मन मस्तिष्क में, उनका निवारण हम आज के इस वीडियो में करेंगे। अब देखिए, कोई भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका पाठ्यक्रम देखते हैं। क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं। तो यही सेम चीज आपको इसमें करनी है वैकल्पिक विषय में, लेकिन हम इसको नए तरीके से करेंगे, अलग तरीके से। ठीक है, परंतु हाँ, मैं कह सकती हूँ कि कुछ समस्याएं हैं वैकल्पिक विषय संस्कृत को लेकर के, जैसे कि मार्केट में यूपीएससी के स्तर के अनुसार ढंग की तैयारी और गाइडेंस उपलब्ध नहीं है संस्कृत के लिए। और यही कारण है कि हमने विद्योत्तमा संस्कृत अकेडमी के माध्यम से इस दिशा में एक सशक्त पहल की है। यहाँ पर हम न केवल पारंपरिक पद्धति से पढ़ाते हैं, बल्कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य विश्वविद्यालयों के सिलेबस संलग्न विशेषज्ञ गुरुजनों की देखरेख में आपको यूपीएससी आधारित सिलेबस कवरेज, ट्रेंड एनालिसिस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी तक समस्याएं बनी हुई थी संस्कृत ऑप्शनल को लेकर के कि मार्केट में इसके लिए कोई गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, कोई बढ़िया ढंग की कोचिंग नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए ढंग का। तो ये कुछ समस्याएं थी, हम मानते हैं, लेकिन अब ये समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। ये विद्योत्तमा संस्कृत अकेडमी पर जो आपको क्लासेस करवाई जा रही हैं, इनमें आपको बढ़िया ढंग की गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से, आंसर राइटिंग ठीक है आपको करवाई जाती है, उसके लिए प्रॉपर क्लासेस ऑनलाइन होती है, गाइड किया जाता है। ठीक है,
और जैसे नोट्स कैसे बनाने होते हैं, एक आंसर लिखने का प्रारूप कैसा होता है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है मेंस में। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब पर क्लासेस होती है। हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विद्योत्मा संस्कृत अकेडमी पर। अभी हाल ही में भी क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं दर्शन की। तो देखिए, यदि आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ जो आप अभी सीख के जाएंगे, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा इस वीडियो को देखने के उपरांत। ठीक है, बहुत कुछ आप समझ डेवलप करेंगे संस्कृत ऑप्शनल को लेकर, और इस पर जो पूछे जा रहे हैं उन सब चीजों को लेकर। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता देती हूँ। इसमें हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का ऑफिशियल सिलेबस जो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है उस पर चर्चा करेंगे कि कैसा ट्रेंड है पूछने का, क्या पैटर्न है, ठीक है, किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कितने अंक के आ रहे हैं, कहाँ कैसे आप मार्क्स अर्न कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं, है ना। और कैसे करें इसकी स्मार्ट और प्रभावी तैयारी, भले ही आपके संस्कृत की कोई फॉर्मल बैकग्राउंड ना रही हो। तो ध्यान रखिए, ये विषय कठिन नहीं है, बस इसके लिए सही दिशा, सही शिक्षक और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और विद्योत्मा संस्कृत अकेडमी यही संकल्प लेकर कार्य कर रही है। तो अगर आप यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल को लेकर भ्रमित है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर अवश्य करिए, और उन लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। और कोशिश करिए कि सिविल सर्विसेज जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में संस्कृत को आगे लाया जाए। ये एक ऐसी भाषा है जो हमारी संस्कृति को जीवित रख सकती है। ठीक है, और ऐसे और उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस संस्कृत ऑप्शनल के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे या संस्कृत के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपका यहाँ पर लेक्चर मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। अभी दर्शन की कक्षाएं चल रही हैं। यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको इस चीज का अवश्य ही लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि संस्कृत को विकल्प नहीं, अपना स्वाभिमान बनाइए, संस्कृत को आगे बढ़ाइए। ये आप और हम सभी लोगों का कर्तव्य है। चलिए हम विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, वैकल्पिक विषय जो यूपीएससी में दिए हुए हैं, जितने भी वैकल्पिक विषय हैं सभी में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। उसी भांति हमारा जो संस्कृत ऑप्शनल है उसमें भी 2 प्रश्न पत्र हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्र मुख्यतः 2-2 खंडों में विभाजित हैं, खंड अ और खंड ब करके। वर्तमान में यूपीएससी संस्कृत मुख्य परीक्षा में वस्तुतः दोनों ही प्रश्न पत्रों में कुल 8-8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस पंक्ति का यह तात्पर्य है कि पेपर 1 में कुल 8 प्रश्न होंगे और पेपर 2 में भी कुल 8 प्रश्न होंगे। ठीक है, दोनों में 8-8 ऐसे करके 16 प्रश्न है। लेकिन अभी हमें 16 प्रश्नों पे ध्यान नहीं देना है, हम सिर्फ बात करेंगे पेपर 1 पर। ठीक है, ये जो वीडियो है पेपर 1 पर आधारित होगा, इसमें पहले हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, इसके कुछ दिशा निर्देश हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर आप कर रहे हैं और उसके दिशा निर्देशों को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उल्लंघन हो जाए उसके नियम का। तो वो नहीं होना चाहिए, इससे आपकी मेहनत भी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, देखो, साफ साफ यूपीएससी ने लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में कि प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है पेपर 1 में। ठीक है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में 8 प्रश्न है कुल। इनमें से आपको 8 प्रश्न पूरे ही अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, केवल 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं।
और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी संस्कृत एक ऐसा विषय है जहां पर जैसे कई लोगों को ये लगता है, यह भ्रम होता है कि हमें तो एक ऐसा क्लिष्ट विषय है, संस्कृत में लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। देखिए, बहुत इजी वे में आपको संस्कृत सिखाई जाती है स्टार्टिंग में, या विद्योत्मा संस्कृत अकेडमी पे। ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह के कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, यदि आप यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का कोर्स ले रहे हैं तो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको सारे के सारे प्रश्न संस्कृत में अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। कुछ ही प्रश्न आपको जो कंपलसरी है वो संस्कृत में अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 प्रश्न हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसका रूल है कि किसी एक खंड या सेक्शन, जिसको हम इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, किसी एक खंड से अधिकतम 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे 5 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 8 प्रश्नों में से, तो खंड अ और खंड ब करके है, 4 प्रश्न इसमें रहेंगे और 4 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो करना क्या है कि 3 प्रश्न एटलीस्ट, या ये कहें कि 2 प्रश्न, मिनिमम 2 प्रश्न आपको एक खंड से करने ही करने, जिनमें से एक कंपलसरी वाला होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपलसरी कर लिया, बाकी के 4 प्रश्न आप दूसरे खंड में से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 प्रश्न आपको एक खंड, किसी भी एक खंड से करने, जिनमें एक कंपलसरी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हो कि शेष खंड से शेष 2 प्रश्न लेने अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य वही है, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक प्रश्न संख्या 1, 5 और 8, इनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने होते हैं। ठीक है, पेपर 1 का जो पैटर्न दिया है यूपीएससी ने, इसमें प्रश्न संख्या 1, 5 और 8 ये संस्कृत में लिखने होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही प्रश्न कंपलसरी हैं आपके। ठीक है, 8वां प्रश्न तो ऑप्शनल है, इसको आप अटेम्प्ट कर भी सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं। शेष 2 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार हिंदी अथवा अन्य अनुज्ञात भाषा या उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में लिख सकते हैं। सामान्य सी बात है, आप 5 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें से 3 प्रश्न संस्कृत भाषा में है और उनमें से 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कंपलसरी है कि करने ही करने हैं। 3 प्रश्नों के अलावा जो 2 प्रश्न शेष हैं वो आपको अपनी माध्यमिक भाषा में लिखने हैं, जो भी आप मीडियम चूज कर रहे हैं संस्कृत के लिए, वो रहेगा। ठीक है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, या अन्य जो भी आपकी भाषा हो। आगे देखिए, पेपर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें खंड अ और खंड ब करके 2 सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, पहले वाले सेक्शन में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में संस्कृत व्याकरण लगा हुआ है। देखिए, जो इसका सिलेबस दिया है यूपीएससी ने, उसमें ये प्रश्न करके नहीं है, अपितु वर्ग करके है। तो वर्ग का मतलब यहाँ पर प्रश्न से ही रिलेटेड है। तो मैंने 1, 2 करके आपको सिंपल वे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि प्रश्न जो 1 है आपका संस्कृत व्याकरण से संबंधित रहेगा, जिसमें संधि, समास, कारक, संज्ञा, ये सब चीजें निहित है। भाषा विज्ञान से संबंधित दूसरा प्रश्न रहेगा, और चूंकि ये प्रश्न आपका कंपलसरी है, जैसा हम पूर्व में बताया है, भाषा विज्ञान का प्रश्न ऑप्शनल होता है। तीसरा प्रश्न काव्य शास्त्र पर आधारित है। काव्य शास्त्र में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे डिटेल से। संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि संस्कृत साहित्य का संपूर्ण इतिहास ही आ गया हो। ठीक है, हालांकि पढ़ना आपको इतिहास अवश्य है, लेकिन उसके सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये 4 प्रश्न खंड अ में आपके आते हैं। इसके अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। पहले खंड ब को देख लेते हैं।
देखिए मैं आपको सिक्वेंस से बता रही हूँ, क्रमानुसार चल रहे हैं हम। पेपर 1 में खंड अ है, फिर खंड ब है। इनका मोटा मोटा टॉपिक बता दे रही हूँ कि जो ये 8 प्रश्न है इनके क्या क्या टॉपिक है। देखिए संस्कृत एक ऐसा विषय है ना कि इसमें आपको पहले से ही पता होता है कि आपका प्रश्न किस टाइप से पूछा जाना है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है यूपीएससी में, वैकल्पिक विषय ऐसा नहीं है जहां पर आपको पहले से ज्ञात हो कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा तो आप उसको रेडी कर लोगे। ठीक है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। करंट अफेयर से आपको अपडेट वगैरह करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है अन्य वैकल्पिक विषयों में। लेकिन संस्कृत एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जहां पर आपको पहले से ही ज्ञात होता है कि कौन से प्रश्न में किस टॉपिक से प्रश्न आना है और किस टाइप का पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही रिपीटेड होते हैं, अलग अलग टाइप से उन्हीं को पूछते रहते हैं, नया कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो ये इसलिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे खंड ब में है आपका प्रश्न संख्या 5। इसमें एक निबंध प्रश्न रहेगा जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न रहते हैं, 5 छोटे छोटे आपको निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, निबंध किस टाइप के हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। भारतीय संस्कृति का सार, छठा प्रश्न का विषय है ये। 7वां प्रश्न है भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां, जैसे भारतीय दर्शन में 9 दर्शन आते हैं। ठीक है, तो उन 9 दर्शनों पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। आपको पहले से ही ज्ञात है कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये क्या पूछे जाना है। तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसा विषय जब जिसमें आपको पहले से ज्ञात हो कि क्या प्रश्न पूछा जाना है, आप उसको चूज करेंगे या फिर ऐसे विषयों को चूज करेंगे जिसका आपको पता ही नहीं है कि क्या विषय है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा और आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे लिखोगे। तो आप ऑब्वियसली वही चूज करोगे ना जिसका आपको पहले से ही ज्ञात हो, और वो भी जिसमें आपको आंसर वगैरह पहले से आपके रेडी हो, बस वही चीजें लिख देनी है। तो यही बात है समझने की। 8वां प्रश्न होगा अनदेखा या अपठित पाठांश, अनसीन पैसेज, जिसमें मूलतः 2 अनसीन पैसेज पूछे जाने होते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल में जानकारी लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस है। सिलेबस यहाँ से प्रारंभ होता है, मैंने अभी मोटा मोटा आपको बात बताई है। देखिए जो प्रश्न 1 है संस्कृत व्याकरण, जो व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, इसमें मूलतः आपके 5 विषय लगे हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक प्रकरण, समास प्रकरण और वाच्य प्रयोग, जिसमें कर्तरी और कर्मणी है। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक दिन में समाप्त हो जाए ऐसा टॉपिक है। समझने वाले विषय आपके इसमें सिर्फ संज्ञा, संधि, कारक और समास है, और अच्छे विषय हैं जिनमें आपको पहले से ही पता होते हैं कि क्या क्या प्रश्न किस टाइप से पूछे जाने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रश्न दिखा भी देती हूँ कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, या पिछले कुछ सालों में यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रही है। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 2024 का प्रथम प्रश्न पत्र है संस्कृत का। इसमें जो मैंने अभी आपको बताया प्रश्न संख्या 1, व्याकरण में क्या क्या है, संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य, किस टाइप से पूछे गए हैं 2024 में, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऑथेंटिक पेपर है, मैंने नहीं छापा है, मैंने प्रिंट नहीं किया है, आप खुद देख पा रहे होंगे। देखिए ये है, इसमें पहला जो प्रश्न है इसके कुछ 10 उप प्रश्न आते हैं। इसमें मूलतः ए बी सी करके, ए बी सी डी ई ऐसे करके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें ए वाला है इसके अंतर्गत 10 उप प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, एक एक नंबर के हैं, एक एक लाइन में आपको संस्कृत में इनको बता देना है। इनका पूरा एक पैटर्न आपको प्रोवाइड किया जाता है विद्योत्मा संस्कृत एकेडमी पर, यदि आप यहाँ पर जुड़ते हैं तो हैंड रिटन फॉर्म में, टाइप फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। ठीक है, फिर बी वाला है जो रेखांकित पद है, उनको सूत्र सहित व्याख्या करनी होती है। तो ये दो दो नंबर के 5 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं बी वाले सेक्शन में।
तो सी वाला सेक्शन है आपका जिसमें सूत्र पूछे गए हैं, उदाहरण सहित सूत्रों की व्याख्या करनी होती है। तो 3 से 4 लाइन में ही ये होते हैं और 3 से 4 लाइन में ही बी वाला होता है, और दोनों ही इसमें भी 5 प्रश्न होंगे। तो ये लगभग 10 नंबर का प्रश्न है, सी वाला भी और बी वाला भी। ऐसे ही करके ए वाला भी 10 नंबर का है। तो ये डिवाइडेशन किया गया है ऐसे, ये ट्रेंड है इसका। फिर आपका डी वाला और ई वाला, ये जो 2 प्रश्न होते हैं, ये भी 10-10 नंबर के। इनमें संक्षिप्त निबंध लिखना होता है संस्कृत में, लेकिन ये जो निबंध है ये आपका व्याकरण पर ही आधारित होता है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया उपपद विभक्तेः कारक विभक्तेश्च भिन्नत्वं प्रदर्श्य, और यह प्रश्न 2018 या 19 में भी कुछ ऐसा पूछा गया, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ई वाला है, तो ये भी द्वंद्व समास से संबंधित है। द्वंद्व समास का जो सूत्र है, प्राणी तुल्य सेनांगानाम। तो ये जो चीजें हैं, ये पैटर्न है आपका संस्कृत व्याकरण का। अब देखिए, द्वितीय प्रश्न है आपका भाषा विज्ञान का। ये भी 50 नंबर का ही होता है, यानी कि जो पूरे 8 प्रश्न मैंने आपको बताया उनका अंक भार 50 ही होता है, लेकिन वो डिवाइडेशन होता है, जिससे मैंने एक का बताया कि ए बी सी डी करके ऐसे वो प्रश्न को 10-10 अंकों में डिवाइड कर दिया। वैसे ही भाषा विज्ञान में भी आपके ए बी सी करके 3 भागों में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, दो 15-15 अंक के और एक 20 अंक का, जिसमें भाषा विज्ञान में मूलतः वैदिक भाषा, लौकिक भाषा से संबंधित प्रश्न होता है, संधि समास से, कि वैदिक संस्कृत में कैसे संधि का क्या रूप रहा है। ठीक है, समास कैसे थे, लकार कैसे थे, तो सामान्य से प्रश्न इसमें ही होते हैं। और भाषा परिवर्तन का कारण, ये क्या, या भाषा परिवार में जैसे त्रिमुनि का क्या योगदान रहा है, निरुक्त का क्या योगदान रहा है, इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं भाषा विज्ञान में। और बहुत इजी प्रश्न होते हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। 3 प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। ठीक है, इसके कुछ विषय है पाठ्यक्रम में दिए हैं। यहाँ देखिए, वैदिक संस्कृत भाषा की मुख्य विशेषताएं पूछेंगे, शास्त्रीय संस्कृत भाषा के प्रमुख लक्षण पूछेंगे। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन संस्कृत का योगदान, योगदान में वही पतंजलि का, कात्यायन का, या फिर जो अन्य निरुक्त का क्या योगदान रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो योगदान इसमें पूछते हैं, और भाषा परिवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न के अंतर्गत मूलतः ऐसे ही प्रश्न आएंगे, वैदिक संस्कृत की जैसे विशेषता पूछ लेगा, या फिर लौकिक संस्कृत की पूछ लेगा। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पतंजलि का क्या योगदान रहा है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, दूसरा प्रश्न, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समादेयाः। इसमें वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृतयोः साम्यं वैषम्यं च विविच्यताम्, यानी कि उनकी समानता और विषमता आपको बतानी है। तो ये वैदिक और लौकिक का वही 20 अंक का आपको प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत काव्य शास्त्रे ध्वनि सिद्धांतस्य वैशिष्ट्यं प्रकाश्य, ध्वनि सिद्धांत की विशेषता के विषय में। और ये प्रश्न सारे रिपीटेड है। जैसे तीसरा प्रश्न है सी वाला, भाषा विज्ञान क्षेत्रीय आचार्य भर्तृहरेः योगदानम निरूप्यता, तो ये योगदान से संबंधित मैंने आपको बताया था। इस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आपको हो सकता है थोड़ा ये कठिन लगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर यदि सिलेबस देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, आप अभी विषय में नहीं गए हैं, चूंकि जब आप विषय में जाएंगे और चीजों को समझने लगेंगे, ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न आता है आपके काव्य शास्त्र से संबंधित। काव्य शास्त्र में क्या है, काव्य शास्त्र में मूलतः 6 संप्रदाय आपके आते हैं। इसमें मूलतः 6 संप्रदाय दिए हैं पाठ्यक्रम में।
हालांकि वहां पर नहीं लिखे गए हैं जो आपका ओरिजिनल पाठ्यक्रम यूपीएससी ने दिया है, लेकिन उसके अंतर्गत इन्हीं टाइप के प्रश्न आते हैं। आप अच्छे से समझ सको, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पूरे 6 के 6 संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, आचार्य रहे हैं, उनके नाम लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला संप्रदाय इसमें आता है रस संप्रदाय, जिसके आचार्य भरत मुनि है। दूसरा अलंकार संप्रदाय, भामा इसके हैं आचार्य। रीति संप्रदाय तीसरा है, इसके आचार्य वामन है, और ये 9वीं शताब्दी के आचार्य के समय के रहे हैं। ठीक है। फिर चौथा है ध्वनि संप्रदाय, आचार्य आनंद वर्धन का, जिन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा है। ये कुछ लक्ष्य ग्रंथ है जो जैसे वामन ने लिखा है, भामा ने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र। वैसे वक्रोक्ति संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक है। और फिर है आपका औचित्य संप्रदाय, जो क्षेमेंद्र इनके आचार्य रहे हैं, औचित्य के। इनसे संबंधित ही आपके प्रश्न पूछे जाने होते हैं। ये 6 संप्रदाय हैं। इसके अलावा एक आध प्रश्न कभी कभार शब्द शक्तियों से भी पूछ लिया जाता है, जिसमें अभिधा, व्यंजना और लक्षणा मूलतः आती है। ये बहुत रेयर है, कभी कभी पूछते हैं, लेकिन आपको ये चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो चीजें ये आपको रेडी करनी होती है काव्य शास्त्र के अंतर्गत, और ये ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता है। जो मैंने आपको प्रश्न 2 बताया, ये भी ऑप्शनल ही था, और प्रश्न 3 भी ऑप्शनल ही है। ये भी 50 अंक का होता है। सारे प्रश्न जो है 50 अंक के होंगे, और इसमें भी इसी प्रकार से 4 आपका ए बी सी और डी करके उप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मूलतः अलंकार सिद्धांत के विषय में पूछ लेंगे, या फिर नाट्य साहित्य में भास का क्या स्थान है, ये किसी कवि का क्या स्थान है। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, इनकी विशेषताएं, इन आचार्यों से संबंधित प्रश्न यही आते हैं। फिर चौथा प्रश्न आपका संस्कृत साहित्य के इतिहास पर आधारित होता है। इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें साहित्यिक विधाओं का उद्भव एवं विकास कैसा रहा है, महाकाव्य का, रूपक का, कथा का, आख्यायिका, चंपू, खंड काव्य, मुक्त काव्य, ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इनका सामान्य परिचय पूछा जा सकता है, इनकी विशेषता पूछी जा सकती है। ठीक है, महाकाव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके लक्षण है। ठीक है, और रूपक के क्या लक्षण होते हैं, कथा आख्यायिका के क्या लक्षण है, नाटक का क्या उद्भव और विकास कैसा रहा है। तो इन सब पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत मूलतः 3 प्रश्न होते हैं, ए बी सी करके। ये भी 50 अंक का प्रश्न है आपका। ठीक है, 2 प्रश्न 15-15 अंक के होंगे, और एक प्रश्न 20 अंक का होता है। तो ये है, मैं आपको प्रश्न पत्र भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, प्रश्न संख्या 4, जिसमें मूलतः ए बी सी करके 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न 20 अंक का है, बाकी के 2 15-15 अंक के हैं। तो ऐसा करके कुल 50 अंक का आपका ये चौथा प्रश्न होता है। इसमें वही जैसे पूछा गया है, रूपक शब्द की उत्पत्ति, लक्षण इत्यादि के विषय में। ठीक है, और रामायण के सांस्कृतिक पक्ष के विषय में भी वाला पूछा गया है। फिर काव्य प्रयोजन पूछा गया है। काव्य प्रयोजन विशेष रूप से आपके काव्य शास्त्र में आ जाते हैं, तो कभी कभी काव्य शास्त्र का प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। यहाँ देखने से ज्ञात हो रहा है 2024 का प्रश्न पत्र है। फिर 5वां प्रश्न आपका निबंध पर आधारित होता है। ठीक है, जो संस्कृत में आपको लिखने होते हैं, इसमें मूलतः 5 निबंध पूछे जाने होते हैं, और ये इसका अंक भार जो है वही 50 का होता है। यानी कि 10-10 अंक के 5 प्रश्न होते हैं। लगभग 250 शब्दों में आपको आंसर करना होता है। तो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, समसामयिक व पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित संस्कृत में 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। कैसे प्रश्न हो सकते हैं, वो कुछ संभावनाएं हैं,
और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के ऊपर आधारित हम बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आपके पाठ्यक्रम पर ही आधारित होंगे। बेसिकली जो निबंध होगा प्रश्न संख्या 5, ये कंपलसरी प्रश्न है, आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसमें कहाँ कहाँ से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो संभावनाएं मैंने पॉइंट्स में डिस्क्राइब की है। जैसे पहला है भाषा विज्ञान से संबंधित, जो हम प्रश्न 2 में देखे थे। फिर है काव्य शास्त्र से संबंधित, जो प्रश्न संख्या 3 में देखा था। ठीक है, कभी कभार यहाँ से शब्द शक्ति वगैरह से रिलेटेड या फिर संप्रदाय से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तीसरा है भारतीय संस्कृति, कला एवं संस्कृति से संबंधित, और यहाँ से तो प्रीवियस ईयर में मोस्टली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। फिर है चौथा आपका भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्न। भारतीय दर्शन दोस्तों एक ऐसा विषय है जहां से लगभग 100 नंबर का मैटर आता है आपके यूपीएससी संस्कृत ऑप्शन में, यदि आप भारतीय दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, यदि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा अवश्य। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ कि जो भारतीय दर्शन है, इससे संबंधित अधिकतर प्रश्न आपके निबंध में पूछे गए हैं अभी तक और पूछे जा रहे हैं। ये यूपीएससी का ट्रेंड है। अगला बिंदु है संस्कृत काव्य एवं कवियों से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं जो कवियों और काव्य से संबंधित हो, जैसे कि माघे संधि त्रयोगुणा, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब ये ऐसे कवि से संबंधित है, काव्य से संबंधित, शिशुपाल वधम। और इस टाइप का आपके पेपर 2 में मैटर लगा हुआ है, मतलब पाठ्यक्रम में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। तो किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार प्रूफ के तौर पर दिखा भी देती हूँ ताकि आपको विश्वास हो। देखिए स्क्रीन पर 2024 का फर्स्ट पेपर है। इसमें प्रश्न संख्या 5 में मूलतः ए बी सी डी ई करके 5 प्रश्न पूछे गए हैं 10-10 अंक के, जिनका उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है प्राचीन भारत में कलाओं का वैविध्य, इस पर आधारित ये प्रश्न है, इस पर निबंध लिखना है। फिर उपनयन संस्कार का स्वरूप और महत्व बताना है। संन्यास आश्रम का स्वरूप और महत्व बताना है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं जो आपके जीएस से संबंधित है एक तरीके से। अगला प्रश्न है आपका कला एवं संस्कृति वाला, प्रश्न संख्या 6। ये पाठ्यक्रम में दिया है भारतीय संस्कृति का सार। इसमें पुरुषार्थ है, मूलतः संस्कार है, वर्णाश्रम, कला एवं ललित कला और तकनीकी विज्ञान। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं जीएस फर्स्ट में, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में। ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ना होता, लेकिन हाँ यहाँ पर जो पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम आपको क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, इससे ये बेनिफिट होगा कि जब आपको आंसर राइटिंग की जो क्लासेस लगेंगी विद्योत्मा संस्कृत अकेडमी पर, वहां पर आपको संस्कृत में लिखना सिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि संस्कृत की कोटेशंस, रिलेवेंट कोटेशंस आपको बताई जा रही है, छोटी छोटी सी कोटेशंस आपको याद करनी होती है। तो वो आप अपने जो जीएस फर्स्ट है या फिर एथिक्स का पेपर है या ऐसे का पेपर है, तो वहां पर वो कोटेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी। और एक तरीके से ये है कि आपके आंसर्स को इफेक्टिव एंड डिफरेंट बनाएंगे। इससे आपको ये लाभ होगा कि हाफ एंड 1 मार्क्स आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं अन्य कैंडिडेट्स की अपेक्षा, यदि आपने संस्कृत ऑप्शनल चूज किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम सामान्य से प्रश्न होते हैं। चूंकि आप यहाँ पर आंसर राइटिंग थोड़ा अलग ढंग से आपको करवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कुछ सूक्तियां आपको बताई जा रही हैं जो आप अपने एथिक्स के पेपर और जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इत्यादि में, इवन ऐसे में जो आपका आता है, ऐसे में भी बहुत सारी चीजें आप कोट कर सकते हैं।
तो इस प्रश्न में मूलतः आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं ए, बी, सी करके। ठीक है, एक प्रश्न 20 अंक का होता है, बाकी के 2 प्रश्न 15-15 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी कुल 50 अंक का होता है। सारे ही प्रश्न 50 अंक के होते हैं और ये ऑप्शनल होता है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप करें ही सही। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ये प्रश्न अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और सामान्य सा ही प्रश्न है, वही चीजें आप पढ़ रहे हैं, वही जो आप आर्ट एंड कल्चर में जीएस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, वहां पर जो पढ़े हैं वो ज्ञान यहाँ पर भी काम आएगा और यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो जीएस में आपके काम आएगा बहुत। और देखिए, संस्कृत लेने का एक फायदा यही है कि आप ये जो यहाँ सीख रहे हैं, कोटेशन ऑफ रिलीवेंट चीजें हैं, वो आप जीएस वगैरह में कोट कर सकते हैं। ये आपके आंसर्स को अलग दिखाएंगे। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न आता है आपका भारतीय दर्शन से। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम में दिया है भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां, जिसमें मूलतः भारतीय दर्शन के अंतर्गत 9 दर्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें 3 दर्शन नास्तिक दर्शन है। ठीक है, चार्वाक दर्शन, इसके प्रणेता बृहस्पति है। बौद्ध दर्शन, जिसके प्रणेता गौतम बुद्ध है। और जैन दर्शन, जो महावीर स्वामी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। बाकी के जो 6 दर्शन है वो आस्तिक दर्शन होते हैं, जिसमें प्रथम है सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम है। वैशेषिक दर्शन के कणाद है और मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका आता है वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। इसके प्रणेता बादरायण है। तो इन 9 दर्शनों पर आधारित आपके प्रश्न होते हैं। योग दर्शन में ऐसे कितने प्रमाण हैं, सांख्य दर्शन में पुरुष की क्या विशेषता है, प्रकृति की क्या विशेषता है, इनके कुछ सिद्धांत जो इन पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, चारवाक दर्शन जो कि एक प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो इस पर भी प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण चारवाक दर्शन के अंतर्गत कैसा है, आप इसको अपने शब्दों में स्पष्ट करो या इस पर पूरा एक लेख लिखो। ठीक है, ऐसे इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाने होते हैं और कुल 3 प्रश्न ए बी सी करके होता है। वही 2 15 अंक के और एक 20 अंक का होता है। ये भारतीय दर्शन है और यहाँ से अधिकतर प्रश्न इस विषय से ही आपके प्रश्न संख्या 5 में पूछे जाते हैं, निबंध वाले पोर्शन में। ठीक है, फिर है आपका 8वां प्रश्न, अनदेखा पाठांश, अनसीन पैसेज। इसमें मूलतः 2 अपठित पाठांश आते हैं। प्रत्येक पाठांश से वस्तुतः 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लगभग 3-4 पंक्तियों में देना होता है। तो देखिए, यह प्रश्न कंपल्सरी नहीं होता है, हालांकि ये संस्कृत भाषा में अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन आप चाहे तो इसको अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, मैं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द इसको सजेस्ट करती हूँ कि आप अटेम्प्ट ही करिए, क्योंकि इसके आंसर आपको कहीं अलग से सोचने के लिए या फिर कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है आंसर लिखने के लिए। इनके आंसर इसी में मिल जाते हैं। अब चूंकि 2 अनसीन पैसेज पूछे जाने हैं, 2 अनसीन पैसेज के कुल 10 प्रश्न हो गए, 5-5 प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 50 अंक का मैटर एक ऐसा है जो जिसके आंसर आपको उसी में दिए गए हैं, उसी में से आपको लिखना है, खाली संस्कृत भाषा में लिखना है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो मैं कहती हूँ अक्सर कि नहीं छोड़ना चाहिए। केवल 3 से 4 लाइनों में आपको आंसर देना है एक प्रश्न का। सोचो, आप निबंध लिख रहे हैं, कंपलसरी वाला जो प्रश्न है संस्कृत का, उसमें 5 प्रश्न होते हैं। 250-250 शब्दों में लगभग ऐसा वो लिखना होता है। 5 प्रश्न 10-10 अंक के होते हैं।